एक नेता जिसने 556 रियासतों को मिलाकर एक कर दिया और एक अखंड भारत बनाया। ऐसा नेता जिसको जनता ने लौह पुरुष का की उपाधि दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक नेता नेहरू, जो कि बहुत शान और शौकत से पले बड़े और जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा नहीं किया, फिर भी गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़कर नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री कुछ आंसर इस पर नहीं दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़कर महात्मा गांधी ने नेहरू को चुना? आइए जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू कैसे बने, जबकि पूरा देश चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अलग थलग कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, जिसका इस स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा अहम योगदान मैं मानता हूँ, ऊपर वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए, आपका स्वागत है चर्चा विद एन के शर्मा में। और हम जानते हैं महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री होते। जिस समय आज़ादी मिली, पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के। उस वक्त देश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे और ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ नेताओं ने तो खुलकर गांधी जी का इसके लिए विरोध किया और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपनी विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। तो आइए जानते हैं, आज़ादी के 77 साल बाद भी जो सवाल देश को झकझोर देता है और हमेशा चर्चा में रहता है, इसका कारण तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी, नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियों को समझना होगा। क्योंकि गांधी जी जो भी निर्णय लेते वो कांग्रेस का निर्णय हो जाता, जबकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। इसके बावजूद भी वो उनका निर्णय कांग्रेस का अंतिम निर्णय होता था। अगर कांग्रेस उनके निर्णय को नहीं मानती थी तो वो हट पर अड़ जाते और कभी आंदोलन कर देते, कभी भूख हड़ताल कर देते। वो हर समय अपनी ही मनमानी करते थे। ये फैक्ट है कि जब भी गांधी जी की बातों को कांग्रेस ने नहीं माना, वो भूख हड़ताल पर चले जाते थे। जैसे कि एक बार जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम संपूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, जबकि गांधी जी संपूर्ण स्वराज्य नहीं चाहते थे, वो डोमिनियन स्टेट चाहते थे। तो कुछ ही समय बाद इस बात पर राजी होने के बाद भी 1931 में गांधी जी इस बात से पलट गए। तो ऐसे कई सारे वाक़या हैं जिन पर गांधी जी एक अपना असली चेहरा दिखा देते थे। वल्लभ भाई पटेल से उनकी मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। उनके पिता जेवर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। 1857 के 12 साल बाद गांधी जी का जन्म ने लंदन के उसी कॉलेज से, मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे, जहां से गांधी, जिन्ना और उनके बड़े भाई विट्ठल पटेल और नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्रियां ली थीं। उन दिनों वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकील हुआ करते थे। गांधी साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ने के बाद पहली बार गुजरात आए थे। देश में जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी दे दी थी। लेकिन पटेल गांधी के इस महात्मापन से जरा भी प्रभावित नहीं थे। पटेल कहते थे कि हमारे देश में पहले ही महात्माओं की कमी नहीं है, हमें कोई काम करने वाला चाहिए। गांधी के इन विचारों से गांधी क्यों इन बेचारे लोगों से ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं? ये ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। साल 1916 की गर्मियों में जब गांधी गुजरात क्लब में आए, तब उनकी मुलाकात पटेल से हुई। मावलंकर गांधी से बहुत प्रभावित थे, जो कि पटेल के दोस्त थे। और तो जैसे ही गांधी गुजरात आए तो मावलंकर गांधी से मिलने के लिए लपके। तो पटेल ने हंसते हुए कहा कि मैं अभी से बता देता हूँ कि वह तुमसे क्या पूछेगा। वो पूछेगा कि गेहूं से कंकड़ निकालना जानते हो? फिर वो बताएगा कि इस देश को आज़ादी किन तरीक़ों से मिल सकती है। लेकिन बहुत जल्द ही पटेल की गांधी को लेकर धारणा बदल गई। चंपारण में गांधी का बेहद असर हुआ उन पर,
और खेड़ा का आंदोलन हुआ तो पटेल गांधी के और करीब आ गए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पटेल अपनी दौड़ती वकालत छोड़कर पक्के गांधी भक्त बन गए। इसके बाद हुआ बारदौली सत्याग्रह, जिसमें पटेल पहली बार देश में मशहूर हो गए। 1928 में प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी। पटेल इस आंदोलन के नेता बने और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन के बाद गुजरात की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पटेल पहली बार और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार वह गुजरात के सरदार से देश के सरदार बन गए। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था, लेकिन उससे एक साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी। अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। गांधी ने नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर यह कहा कि वो एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने बिना लाग लपेट पर यह भी साफ कर दिया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। इस पत्र के बावजूद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में अब महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। कमरे में बैठा हर शख्स जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते थे। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं और 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य JB कृपलानी और पट्टाभी सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया था। मतलब कि नेहरू का नाम किसी ने भी प्रस्तावित नहीं किया गया था। किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह से जानती थी कि गांधी नेहरू को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने PCC के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नए प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू, दूसरे पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। कृपलानी ने एक कागज़ पर उनकी नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था, चूंकि गांधी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के कागज़ पर साइन कर दें। लेकिन पटेल आहत थे और उन्होंने दस्तखत नहीं किए। ये पुर्जा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी नेहरू की तरफ देखा और जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है। नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठे लोग खामोश थे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को करना था। गांधी ने वो कागज़ फिर पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना को विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्जी का काम यंत्रवत कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगी। आखिर ये अध्यक्ष का ही तो चुनाव था। मुझे लगा अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ सामने हैं, लेकिन भविष्य कौन जानता है। मालूम होता है ऐसी तुच्छ घटनाओं से ही किसी व्यक्ति या राष्ट्र की किस्मत निर्भर होती है।
ये महात्मा गांधी ही कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये फैसला एक आदमी ही कर रहा था, जो 12 साल पहले ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था। लेकिन कांग्रेसियों के लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 36, 39 के बाद ये चौथा मौका था जब पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। सब हक्का बक्का रह गए। तब के जाने माने पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेज़ों के रास्ते पर बढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू की ये प्रतिक्रिया जब मैंने महात्मा गांधी जी को बताई तो हंसे और उन्होंने राजेंद्र की सराहना करते हुए कहा कि नेहरू आने वाली ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। तो सवाल है, इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? जैसे कि गांधी ने कहा था कि उनके पास कई वजह हैं, लेकिन वजह ना किसी ने पूछी और ना उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी ने की हिम्मत नहीं थी कि वो बापू गांधी जी से पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना। जब सब जानते थे कि पाँव पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं, वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोल भाव कर सकते हैं, उनसे जब पत्रकार दुर्गादास ने ये पूछा कि गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कि कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं, वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू से दो बातें निकल कर आईं। एक ये कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे, जबकि गांधी का भरोसा पटेल को नंबर 2 होने में कोई ऐतराज़ नहीं था। गांधी जी को भरोसा था कि पटेल नंबर 2 एक्सेप्ट कर लेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि पटेल मुंह फुलाने की बजाय एक हफ्ते के अंदर फिर न केवल सामान्य हो गए बल्कि हंसी मजाक करने लगे। उनकी बातों पर हंसने वालों में खुद गांधी भी शामिल थे। दूसरी बात यह कि गांधी को लगता था कि अंग्रेजियत के कारण सत्ता हस्तांतरण को नेहरू पटेल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक और मौके पर भी यही बात कही। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत के हाथों से सत्ता ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यहाँ गांधी सही थे। बाहर की दुनिया में नेहरू का नाम आज़ादी की लड़ाई में गांधी के बाद दूसरे नंबर पर था। न केवल यूरोपीय देशों के लोगों को बल्कि अमेरिकी भी नेहरू को महात्मा गांधी की स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि पटेल के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसके बाद जो हुआ आप सभी जानते हैं। भारत की सत्ता को विदेशी सत्ताओं ने ही कंट्रोल किया। हमें सच में आज़ादी नहीं मिली थी 1947 में, एक सत्ता हस्तांतरण हुआ था, और गांधी जी के यही विचारों की वजह से हम पूर्णतः स्वराज्य नहीं पा सके 1947 में। मैंने एक और वीडियो किया है इसके बारे में, जो कि बताता है कि क्या हमें सच में आज़ादी मिली थी 1947 में, क्योंकि इस बात से साबित होता है कि गांधी जी के जो विचार थे वो ये थे कि हमें अंग्रेज़ों से सत्ता लेकर उन्हीं के साथ बिजनेस करना है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो अंग्रेज़ों को समझता हो, अंग्रेज़ों के चाल चलन को, उनकी कल्चर को समझता हो, उनके हिसाब से बैठता हो, उठता हो। तो नेहरू से अच्छा उन्हें कोई नहीं दिखा, क्योंकि नेहरू की अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छी उठक बैठक थी। पटेल को शायद ही किसी विदेशी गांधी का उत्तराधिकारी मानते हों, लेकिन क्योंकि नेहरू
जिसका विदेशों में अच्छा नाम था, वो पैसे वाले थे। लंदन के कहवा घरों में बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। तमाम वायसराय और क्रिप्स समेत कई अंग्रेज अफसर नेहरू के दोस्त थे। उन्होंने नेहरू की निजी बातचीत होती थी उनसे। जब नेहरू की चूक से बात बिगड़ गई, नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के साल की ही घटना है जो नेहरू और पटेल के व्यक्तित्व को उजागर करती है। कांग्रेस और लीग दोनों कैबिनेट मिशन की योजना तकरीबन कबूल कर चुकी थी। अगले महीने अंतरिम सरकार बननी थी जिसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे, यानी देश का विभाजन टलता हुआ दिख रहा था। ये बात अलग थी कि कांग्रेस और लीग दोनों अपने हिसाब से कैबिनेट मिशन की योजना का मतलब निकाल रहे थे। ऐसे माहौल में नेहरू ने 7 जुलाई 1946 को कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस के हिसाब से ये इस योजना में क्या है। कांग्रेस मानती थी कि चूंकि प्रांतों को किसी समूह में रहने या ना रहने की आज़ादी होगी, इसलिए जाहिर है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वो पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान वाले समूह से जुड़ना चाहेंगे। जिन्ना कांग्रेस की इस व्याख्या से कतई सहमत नहीं थे। उनके अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के तहत पश्चिम के 4 और पूर्व के 2 राज्य का 2 मुस्लिम बहुल समूह का हिस्सा बनना बाध्यकारी था। बस यही सोच का अंतर था। अभी समझदारी ये थी कि जैसा जो सोच रहा है सोचे, पहले कांग्रेस और लीग मिलकर अंतरिम सरकार बनाएं, फिर जो जैसा हिसाब होगा तब वैसा देखा जाएगा। लेकिन इसके 3 दिन बाद 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस ने संविधान सभा में शामिल होने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अगर उसे ज़रूरी लगा तो वह कैबिनेट मिशन योजना में फेरबदल भी कर सकती है। नेहरू ने एक बयान देकर कैबिनेट मिशन की सारी योजना को 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया। इससे अटूट भारत का आखिरी उम्मीद पर पानी फिर गया। नाराज जिन्ना को मौका मिल गया। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कह दिया कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है। अगर अब ब्रिटिश राज के रहते मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो बुरा होगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का नतीजा भारी हिंसा होगी, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सरदार पटेल समझ रहे थे कि नेहरू ने बड़ी भारी गलती हो गई है नेहरू से। उनकी बात सही थी, लेकिन उसका खुला ऐलान करने की ज़रूरत नहीं थी। सरदार ने अपने करीबी मित्र और अपने निजी सचिव डीपी मिश्रा को एक खत लिखा। हालांकि नेहरू अब तक 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन उनकी हरकतें मासूमियत से भरी बचकानी होती हैं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भावुकता से भरी और मूर्खतापूर्ण थी। कि खून को साफ करने की 24 घंटे की ड्यूटी पर लगे रहे। ये ड्यूटी आज़ादी मिलने के दिन तक जारी रही। तलवार के बदले तलवार उठाने की सलाह। जंग जगह जगह दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे। ऐसे में पटेल के हिंदुत्व ने उछाल मारा और 23 नवंबर 1946 को मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में अपना आपा खो बैठे। अधिवेशन में उन्होंने अपने भाषण में कह दिया, धोखे से पाकिस्तान लेने की बात मत करो। हाँ, अगर तलवार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से किया जा सकता है। यह बात अहिंसा नीति के एकदम उलट गांधी तक शिकायत पहुंच गई। पटेल ने गांधी को लिखा, तुम्हारे बारे में बहुत सी शिकायतें सुनने में आई हैं। बहुत में अतिशयोक्ति हो तो वो अनजाने में है, लेकिन तुम्हारे भाषण लोगों को खुश करने वाले और उकसाने वाले